नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, राजनीति में कई बार सामने जो दिखाई पड़ता है वो होता नहीं है। कई बार आप आक्षेप लेते हैं, पॉलिटिकल आक्षेप अपने ऊपर सहते हैं, सारी आलोचना झेलते हैं। जो कृत्य आपने नहीं किया उसके लिए भी आपको बदनामी झेलनी पड़ती है, आलोचना झेलनी पड़ती है। और जब एक बड़े आइकॉन खड़े हो जाएं तो आप अगर उनके साए में पल रहे हों तो और भी परिस्थिति भिन्न हो जाती है। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं देश के गृह मंत्री अमित शाह की। आप कहेंगे कि इसकी क्या आवश्यकता है, जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि पूरा विपक्ष अमित शाह को सदन में बुलाना चाह रहे हैं, मोदी जी को सदन में बुलाना चाह रहे हैं। सदन में बुला करके ये कहलवाना चाहते हैं कि बताओ कि गोली किसने चलाई। मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? अमित शाह मणिपुर की समस्या को समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां बलात्कार हो रहे हैं, वहां हिंसक झड़पें हो रही हैं, क्यों दोनों मौन हैं? इस तरह का नैरेटिव बनाया गया। लेकिन आज मैं जिस राज से पर्दा उठा रहा हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। अमित शाह ने इस देश की एक ऐसी कहानी लिखी है जिसका क्लाइमेक्स लिखते 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 काफी वक्त लगा, लेकिन क्लाइमेक्स भी उन्होंने लिख ही डाला और अब हैप्पी एंडिंग होनी है। शुरुआत तो हुई थी धारा 370 35A से, और जिस तरह से 3 दिन तक जम्मू कश्मीर में प्रवास करने के बाद लौटे वहां से, किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि आने वाले दिनों में ऐसी इतनी बड़ी घटना हो सकती है। थोड़ी बहुत जो चर्चा शुरू हुई कि धारा 370 हटाने की कवायद भारत सरकार कर रही है, तो नैरेटिव सामने आने लगा कि जो हटाने की कोशिश करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा और तिरंगा उठाने वाला कोई जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगा, खून की नदियां बह जाएंगी। ये नारे लगने लगे, ये नैरेटिव सेट होने लगा और उनके पालतू मीडिया, उनके पाले हुए पत्रकारों ने इस उनके नैरेटिव को आगे बढ़ाने में बढ़ चढ़ करके पूरी हिस्सेदारी, जैसे कि नैरेटिव गोधरा कांड का इन लोगों ने बनाया और आज तक गोधरा कांड के नैरेटिव को बनाए हुए हैं। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बरी होने के बाद भी नैरेटिव बनाए हुए हैं। जांच पर जांच करवाया, कई सरकारें बदल गई, जांच हुई। आज लोग कह रहे हैं कि 10 साल जब आपकी सत्ता थी तो आपने क्यों नहीं निष्पक्ष जांच करके फैक्ट सारे अदालत में पेश किए? किसने रोका था आपको? तो सच नहीं है वो। 2004 से लेकर के 2010 तक यूपीए की सरकार थी। 2002 में हुआ था गोधरा। तो 10 वर्षों तक आप मौन क्यों थे? 10 वर्षों तक आपने जितनी ताकत लगानी थी लगाई, मोदी और शाह को तबाह करने के लिए। जेल में भी डाला, 9-9 घंटे तक एक मुख्यमंत्री को बिठा करके पूछताछ किया। हिंदू टेररिज्म का, हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव भी चलाया। सबके सब फुस हो गए, क्योंकि झूठ के पैर बहुत दिन तक टिकते नहीं है मित्रों। और इस नैरेटिव को जो पूरी पालतू मीडिया चलाती रही, वो पालतू मीडिया आज एक्सपोज हो रही है हर तरफ। इसलिए आज जो मैं एक्सपोजे लाया हूं ना, वो आपकी आंखें खोल देगा कि शाह ने कैसे स्टोरी लिखी और क्लाइमेक्स लिखा, और अब हैप्पी एंडिंग की तरफ भारत बढ़ता जा रहा है। कल्पना कर सकते हैं आप, जिस व्यक्ति को, ये दोनों पर्सनैलिटी मोदी और शाह दोनों
तूफानों से, झंझावातों से लगातार दो चार होते रहे। पूरी शक्ति, पूरी सरकार की क्षमता के साथ लड़ाई चली इन दोनों के खिलाफ, लेकिन फिर भी दोनों बरी हुए। उस दौरान तो मोदी नहीं थे, उस दौरान तो शाह नहीं थे। 10 साल तक आपकी सरकार थी, आपको जो मर्जी हुआ आपने वही किया। गुजरात से बाहर मुकदमा चलवाया और आज तक आप उनको ये चलवा करके उसके बाद तड़ीपार एक शब्द चुना पालतू मीडिया ने और तड़ीपार शब्द कहा। आज वो पालतू मीडिया पूरी तरह से मौन है। उसका एक एक चीज सामने आ गया है, नंगा कर दिया अमित शाह ने। तो जब धारा 370 35A हटाने की बात हुई तो ये नैरेटिव हुई, लेकिन हट गया। 3 तलाक हटाने की बात हुई तो फिर वही हुआ, सड़क पर आंदोलन होगा, हटा। CAA और NRC लागू करने की बात हुई तो देश में शाहीन बाग बनाया और शाहीन बाग के ही पैटर्न पे पूरे देश में शाहीन बाग का निर्माण किया। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि झूठ का नैरेटिव चल रहा था, गलत प्रचार हो रहा था, गलत तरीके से एक्यूजेशन किया जा रहा था, मोदी और शाह को घेरा जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, सोना आग में तपकर निखरता है, और जब आग की भट्टी में, आरोपों आलोचनाओं की भट्टी में ये दोनों नेता खुद को झुलसा रहे थे तो पूरी दुनिया मजा ले रही थी। हत्यारा, तड़ीपार, किलर, इस तरह के नारों की गूंज सोशल मीडिया पर रहती है। कोसों दूर है सत्य से ये नारे, झूठ, लेकिन तड़ीपार कहा गया। क्यों? क्योंकि कहा कि भैया इसके यहां से कोर्ट गुजरात से निकालो, कार्रवाई क्यों? गुजरात से बाहर कार्रवाई हुई, करवाया गया कांग्रेस की सरकार में। इनकी सरकार थी, जुडिशरी में आकर के नीचे से लेकर ऊपर तक बरी हुए। अगर एक भी साक्ष्य रहता, एक भी साक्ष्य, या तो तुम्हारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो फ्रॉड है, वो झूठी है, झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बेल्ट से इस कदर पीटा गया, आइस के सिल्लियों पर पूरी दुनिया ने देखा। मैं हैरान हूं उन पालतू निर्लज्ज मीडिया से, वो पत्रकार से। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पूछो जरा जाकर, कर्नल पुरोहित को पूछो, जिंदगी तबाह तुमने की नैरेटिव बना करके हिंदू आतंकवाद की। तो केवल अमित शाह और मोदी नहीं इन झंझावातों से निकले हैं, इन भट्टियों से जलकर बाहर निकले हैं, बल्कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित जैसे लोग भी बाहर निकले, बचे। क्यों? क्योंकि वो सत्य के साथ थे। झूठे केस में फंसाया गया था। ये चिदंबरम, ये सोनिया जी अब जवाब नहीं दे पा रही है देश को, और अब फॉल्स नैरेटिव चलाया जा रहा है। राहुल जी का तो पॉपुलैरिटी मीटर में आगे चला गया। ठीक है, तीन टर्म तक सत्ता रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी होती ही होती है, नाराजगी लोगों में होगी ही होगी, और बहुत सारे मुद्दों पर नाराजगी होनी भी चाहिए, कौन रोक रहा है। लेकिन एजेंडा, सिर्फ एजेंडा चला करके मोदी और शाह को घेरो, जैसे भी हो सकता है मोदी शाह को घेर। 370 हटाया, 35A हटाया, CA NRC लाया, 3 तलाक लाया, और सबसे बड़ी स्टोरी जिसका क्लाइमेक्स शाह ने लिखा वो अकल्पनीय है मित्रों, आपकी कल्पना से बाहर है। आपने देखा होगा इनके नैरेटिव का एक बड़ा हिस्सा है, मणिपुर क्यों नहीं गए अमित शाह, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं मोदी जी? मणिपुर में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, त्रिपुरा में सरकार 25 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी की बनी, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खैर अरुणाचल में तो पूरा बदल जाता है, आसाम में बीजेपी की सरकार है, और सबसे चिर प्रतीक्षित स्टेट 54 इयर्स के बाद, 54 साल के बाद, वहां वाम, कांग्रेस, टीएमसी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की एब्सोल्यूट ब्रूट मेजॉरिटी में सरकार बनी है। ये यूं ही संभव नहीं हुआ।
ये पूरा जो ईस्टर्न स्टेट है, जो सेवन सिस्टर्स है मित्रों, वही बोन ऑफ कंटेंशन है, वही कहानी है जंतर मंतर की, वही कहानी है अमेरिकी डीप स्टेट की, वही कहानी है सीजेपी की, वही कहानी है दिपके की, वही कहानी है दास की। समझ रहे हैं? खेल पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट को कांग्रेस की सरकार ने सीआईए के हवाले कर रखा था। नागालैंड 80% कन्वर्जन हो चुका है, 80%। अरुणाचल में कन्वर्जन हो चुका है, मिजोरम में कन्वर्जन हो चुका है, सिक्किम थोड़ा सा बचा हुआ है। आसाम में जिस तरह की कार्रवाई चल रही थी बीजेपी सरकार के पहले, वो तो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता। 38%, 38% वहां मुस्लिम आबादी हो चुकी है। मुस्लिम आबादी से मेरा मतलब है भारत के मुसलमानों से नहीं है, ये घुसपैठ जो है उनकी कहानी है। और मेजॉरिटी ऑफ स्टेट क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते जा रही है। पूरा का पूरा पैसा, और नेहरू के जमाने से ये खेल नेहरू के जमाने में शुरू हुआ। एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट को वहां भेजा और वो ट्राइबल के विषयों पर अध्ययन करने के लिए वहां गए, और उसके बाद वहां 2-2 शादियां की। 13-14 वर्ष के ट्राइबल लड़की के साथ उसने शादी की। पर वर्ड दिमाग वाला व्यक्ति, उसको ग्रेट एंथ्रोपोलॉजिस्ट कह करके नेहरू ने प्रचारित किया, प्रसारित किया। वो असल में और कोई नहीं था, MI6 और CIA का एजेंट था। उसने पूरे कन्वर्जन को नॉर्थ ईस्ट में अंजाम दिया। एक पूरा बड़ा हिस्सा कन्वर्जन के ट्रैक पर चढ़ चुका था। इसका पूरा स्टडी था ब्रिटिशर्स को। MI6 और CIA के साथ मिलकर के उनका धंधा चल रहा था कि इस पूरी आबादी को कन्वर्ट कर दो। जब कभी भी इंडियन स्टेट वहां पर कुछ करने की कोशिश करे तो धर्म के नाम पर ये रिवोल्ट कर दे, और धर्म के नाम पर जब ये रिवोल्ट करेगा तो हमें इंटरफेयर करने के लिए एक आधार मिल जाएगा कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर अटैक किया जा रहा है। भारत का जो सनातनी है वो क्रिश्चियन के ऊपर हमले कर रहे हैं। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है अंडर थ्रेट है, और उसे बचाने के लिए हमारे पास लेजिटिमेट आधार है। इसलिए हम वहां पर इंटरवीन करेंगे, इसलिए हम अमेरिकी बेड़ा भेज देंगे, इसलिए हम पूरे इलाके को कब्जा कर लेंगे, सैनिक कार्रवाई कर देंगे, भारत पर हमला कर देंगे। ये बड़ा डिजाइन एक दिन में नहीं बना है मित्रों। ये पिछले 70-75 वर्षों में ये खेल चलता रहा, जिसको आप तड़ीपार कहते हैं ना, जिसके लिए आपने न जाने कितने ऐसे नामकरण निकाल के रखे हैं ना। आज वही व्यक्ति उन इलाकों में कई रातें गुजार कर बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए खुद बैठ करके वहां से सारे इंटेलिजेंस इनपुट ले रहा है और भारत की सीमाओं को सुरक्षित कर रहा है। और इंटरनली स्टेट में कन्वर्जन को कैसे रोका जाए, कैसे हमारी जो आबादी कन्वर्ट हो गई है उनकी जो लॉयल्टी हमारे देश के बजाय कहीं उस धर्म विशेष से ना हो जाए, और बाहर के देशों के साथ ना वो कहीं खुद को जोड़ लें, वो हमारे अपने हैं। अरुणाचल में मित्रों कहा जाता है, मैं जब अरुणाचल कई बार मैं गया हूं, अरुणाचल में अरुणाचल के ज्यादातर ट्राइब कहते हैं कि कृष्ण की रुक्मिणी अरुणाचल प्रदेश की थी। अरुणाचल की महिलाएं बेहद खूबसूरत होती हैं, ये सबको मालूम है। ये अलग बात, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं कि कृष्ण की शादी हुई थी, रुक्मिणी अरुणाचल प्रदेश की थी। अरुणाचली किसी से पूछेंगे आप तो ये बात बताएंगे वो आपको। वो खूबसूरत अरुणाचल, उसके ऊपर कब्जा चाइना करना चाहता है, और अमेरिका उस पूरे नॉर्थ ईस्टर्न पूरे इलाके को डिस्टेबलाइज करना चाहता था। और इसमें साजिश थी ब्रिटेन की। पूरब इसको काट देंगे और पश्चिम में पाकिस्तान से भिड़ा देंगे। जाते जाते उसने पाकिस्तान का डिवीजन कर दिया। इसलिए पाकिस्तान का डिवीजन रिलीजियस डिवीजन नहीं था, वो लैंड का डिवीजन था। अगर पाकिस्तान भारत से अलग नहीं होता तो भारत बाई रोड, मतलब आप दिल्ली में गाड़ी उठाते
फोर व्हीलर उठाते और पहुंच जाते पेरिस तक, धरती धरती पर चलते चलते, कहीं समुद्र नहीं आता बीच में। आप देख लीजिए मैप, आप पहुंच जाते पेरिस तक, फिर थोड़ा सा एक पार्ट था, उसके बाद ब्रिटेन भी आप क्रॉस कर सकते थे। तो यह साजिश थी कि ईरान के साथ भी इसके अच्छे संबंध हैं, व्यापारिक संबंध, हजारों वर्षों का संबंध है। ईरान, इराक, जिसको आप हिंदू कुश का जो पूरा इलाका है, अफगानिस्तान से होते हुए, यूक्रेन, रसिया होते हुए आप पहुंच जाते। ये जो विभाजन था, ये लैंड का विभाजन था और नया स्टेट क्रिएट करके उसका अपना कॉलोनी के रूप में वो उसको स्टैब्लिश करना चाहता था, अपने आधिपत्य में रखना चाहता था। और ये टुच्चे रिलीजियस गद्दार इस बात को समझते तो थे, उनके अंग्रेजों के हाथ के टूल बने। आज वो जिन्ना, जब वो जिन्ना गए वहां तो खुद पछता रहे थे कि मैंने ये बहुत गलत काम किया। लियाकत अली ने क्या उनके साथ किया पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जब हो गया तो हो गया। तो ये बहुत बड़े, ये इसका जो डिजाइन था भारत को टुकड़ों में बांटने का, आज वही शरजील इमाम क्या कह रहा है कि चिकन नेक को हम काट देंगे। क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है क्योंकि ये उनके टुकड़े पर पल रहे हैं, उनकी फिलॉसफी को आगे बढ़ा रहे हैं कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, ये जो चिकन नेक है ना, उसको हम मवाद से जाम कर देंगे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट काट देंगे। आज उन्हीं के इशारे पर इस विश्वविद्यालय में नारेबाजी चल रही है। आज वही जिसे आप तड़ीपार कह करके संबोधित करते हैं पालतू मीडिया वाले, निर्लज्ज पतित पत्रकार, जरा सोचो कि वो व्यक्ति रात गुजार करके न सिर्फ पॉलिटिकली अपनी पार्टी का एक्सपेंशन कर रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, अकल्पनीय काम कर रहे हैं। आसाम में सरकार बनी, अरुणाचल में सरकार बनी, त्रिपुरा में सरकार बनी, बंगाल में सरकार बनी। ऐसे जो स्ट्रैटेजिकली, जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट्स हैं, बॉर्डर स्टेट्स हैं, वहां न सिर्फ अपनी पार्टी की सरकार बनाई, बल्कि वहां की आबादी को अपने साथ जोड़ने के लिए छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टियों को भी अपने साथ जोड़ा। नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया, NEDA, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, NEDA। और पुरानी सरकार जो कहती थी लुक ईस्ट, मनमोहन सिंह की सरकार कह रही थी लुक ईस्ट, पूरब की तरफ देखो, तो शाह और मोदी ने कहा नो, नो लुक ईस्ट, एक्शन ईस्ट, ईस्ट में एक्शन करो। अब देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक्शन की जरूरत है। मतलब हमारे जो ईस्टर्न स्टेट हैं वहां एक्शन करो, वहां डेवलपमेंट का काम करो, उनको भारत के साथ वो अपने को असहज ना माने, तो उनकी सहजता को बढ़ाओ। और ये सहजता कैसे होगी? जब भारत सरकार विकास के नए नए प्रोजेक्ट वहां शुरू करेंगे, वहां की आबादी का जो पलायन है वो रुकेगा, उनको वहां युवाओं को रोजगार मिले और डेवलपमेंट, विकास के साथ वो अन्य भारत के अन्य हिस्सों से जुड़ जाए। आप कल्पना कर सकते हैं 2012-13 में जाकर के पहली रेल लाइन दिल्ली टू ईटानगर हुआ है, पहली रेल लाइन 2012-13 में जाकर के रेलवे ट्रैक बिछा, ट्रेन चलना शुरू हुआ। इतना वक्त लग गया हमारी सरकारों को। लेकिन उसके बाद जब मोदी की सरकार आई, वो लगातार एक्सपेंशन कर रहे हैं, सड़क मार्ग को एक्सपैंड किया जा रहा है, हाईवेज बन रहे हैं। ऐसा नहीं है, पिछली सरकारों ने भी काम किया था। मैं कुछ उस तरह का पत्रकार नहीं हूं कि मनमोहन सरकार को मैं कोई इसमें क्रेडिट नहीं देता हूं, लेकिन मनमोहन सरकार का जो डेवलपमेंट का काम था उसका इरादा कुछ और रहा होगा, हो सकता है मनमोहन सिंह का हो, नहीं हो, श्रीमती सोनिया गांधी का क्या था भगवान जाने, लेकिन उस दौर में भी काम हुए। उस काम को मोदी और शाह ने और गति दी। मैं शाह का बार बार क्यों नाम ले रहा हूं? क्योंकि शाह लगातार इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए मुद्दों को एनालाइज कर रहे हैं। और ये जो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस है ना, इसे बनाने में अमित शाह की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ लाए, अपना संगठन वहां मजबूत नहीं था,
संगठन को एक्सपेंशन करने के लिए उस पर स्ट्रैटेजी बनाई, छोटी पार्टियों को साथ लेकर के कांग्रेस के बड़क खड़ा हुआ ये पार्टी, और तब धीरे धीरे न सिर्फ सत्ता पर काबिज हुआ बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो या नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो या अन्य जो एजेंसीज हैं उन सबको एक्टिव करके, पुलिस को एक्टिव करके, आरएएफ को एक्टिव करके, जवानों को एक्टिव करके, सारे इंटेलिजेंस इनपुट लेकर के बॉर्डर को सिक्योर करने की पूरी प्लानिंग इन्होंने शुरू कर दी। अब इसीलिए नकली नोट बंद, अवैध हथियार बंद, ड्रग बंद, खेल खत्म, और कन्वर्जन पर 360 अटैक, नो कन्वर्जन एनी मोर। कोई एफसीआरए का पैसा नहीं आएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, और उस कंट्रीब्यूशन से कन्वर्जन का जो धंधा करोगे वो नहीं चलेगा। तो विधेयक भी ला रहे हैं, इसलिए ये अकुलाहट है। तो स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है, क्लाइमेक्स कौन लिख रहा है कहानी का? अमित शाह। और इसीलिए डर रहे हैं, ये आएंगे सदन में, पूरी कहानी का क्लाइमेक्स लिखकर आएंगे और हैप्पी एंडिंग भी करेंगे। इंतजार कीजिए। ये जो बिलबिलाहट है ना, ये जो घबराहट है ना, ये बहुत चीजों की है। ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो हैं उनके जो कमर को तोड़ने का काम शुरू किया शाह ने, तो वो बिलबिला रहे हैं, तो यहां बिलबिलाहट हो रही है, इसलिए शाह के ऊपर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन हैप्पी एंडिंग का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।